बात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंच ये वो मंच है जिसमें हम देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत कर रहे हैं, विकास के विजन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और विकास के वादे के साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार रिपीट हुई है उत्तराखंड में। तो सर, इस वादे को जो आपने अपनी जनता से किया था जब आप लास्ट टाइम में वोट मांगने के लिए गए थे, अब आपको वापस जनता ने मौका दिया है, तो विकास के वादे को कैसे पूरा कर रहे हैं? नहीं, जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। हम आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, यहाँ की माताओं का, यहाँ की बहनों का, यहाँ के नौजवान साथियों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों का, कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया है। एक नया इतिहास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। अभी तक के पहले आम 4 चुनाव में कभी यहाँ एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, लगातार चलता रहता था जी। इस बार पहली बार एक मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। प्रचंड बहुमत की, 2/3 बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उत्तराखंड की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन पर, उनके कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर, सब पर मोहर लगाई है। हम संकल्पबद्ध होकर उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है। आपने कहा कि मिथक तोड़ा है उत्तराखंड की जनता ने इस बार, तो मुझे लगता है कि मिथक तोड़ने वाली जो जनता है अब वो आपकी सरकार से रिकॉर्ड तोड़ उम्मीद कर रही होगी। और आपने भी कहा है कि इस उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, 2025 तक उत्तराखंड को हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। कैसे, उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनाने के लिए काम करना है। और वो कोई एक व्यक्ति की निजी यात्रा नहीं है, वो उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की, माताओं बहनों की, सबकी यात्रा है। उस यात्रा को हम लोगों को गंतव्य तक ले जाना है। उसके लिए चाहे आज हमारे यहाँ का पलायन रोकना हो, या होम स्टे जैसी योजनाओं को लागू करना हो, या रोजगार के लिए चाहे जो भी काम हो सकते हैं, या हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो, रोडों को हाईवे से जोड़ना है, गाँव को हाईवे से जोड़ना है, तमाम स्थानों पर जो अच्छी सड़कें बनानी है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे अस्पताल बनाने हैं, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ों को, चाहे हमारा आज कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, औद्यानिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। और सभी विभागों को भी हमने कहा है कि आगे 10 सालों का एक रोड मैप अपना बनाएं और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आपने पलायन का जिक्र किया, ये एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिए, मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में है भी, चूँकि आपने इस शब्द का जिक्र किया। लेकिन पलायन, जो सीमांत गांव हैं, जो पहाड़ी गांव हैं, वहाँ से पलायन इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं सीमांत गांव के, इनको रहने वाले लोग एक तरह से नेचुरल कवच होते हैं प्रदेश के लिए। तो वो आपको लगता है कि अगर इस तरह से पलायन बढ़ेगा तो नेचुरल कवर जो एक स्टेट को मिल रहा है वो हट जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो सीमांत में रहने वाले लोग हैं वो केवल एक सीमांत में रहने वाले नागरिक नहीं है, वो देश के प्रहरी हैं। इसलिए मैं कभी भी सीमा सुरक्षा बल के लोगों के साथ, या सीमांत क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, उन सभी के बीच में जब भी मैं गया हूँ तो मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि ये आपके नागरिक के साथ साथ ये सीमांत और सीमाओं के प्रहरी भी हैं। इसलिए उनको उसी दिशा में, उसी भाव से आगे लेके हमको चलना होगा। उनको वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए हमारी सरकार हिम प्रहरी योजना को लाने का भी काम कर रही है, जिससे कि हम वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था कर पाएँ और सीमांत क्षेत्रों में रोजगार होगा, सीमांत क्षेत्रों में ये सब चीज़ें होंगी, तो निश्चित रूप से जो पलायन की समस्या है वो भी हमारी रुकेगी। क्या उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए किसी तरह का मतलब कोई चैलेंज आप महसूस करते हैं? देखिए, उत्तराखंड क्या है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। जहाँ हमारा मैदानी क्षेत्र है, हमको आज वहाँ पर इंडस्ट्री की भी जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या का जो घनत्व है, जो बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय भी है। तो दोनों में सामंजस्य करते हुए, दोनों का सामंजस्य कैसे हो, पर्वतीय क्षेत्रों का और हमारे मैदानी क्षेत्रों का, चूंकि हमें इंडस्ट्री भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए, हमको यहाँ उद्योग भी चाहिए, हमको राजस्व भी चाहिए, उसकी भी हमें आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर धर्म, संस्कृति और हमारा एक अलग प्रकार का यहाँ की कानून व्यवस्था है, ये शांति है, अध्यात्म है,
वो भी हमारा बचा रहे। हम दोनों में सामंजस्य और संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो आप की सरकार एक रिपीट हुई इस बार, उसमें एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे ही जिक्र आता है ऐसे ही बवाल मचना शुरू हो जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा भी था, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो, उन्होंने तो पीएम को एक लेटर तक लिख दिया कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? देखिए, हम किसी के खराब के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सबके अच्छे के लिए कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम बहन भी होगी तो वो भी नहीं चाहेगी कि उसके पति जो है 3-3 महिलाओं को रखें, 3-3 शादियां करें। तो हमने कहा है कि हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, देवभूमि है, ये हमारा देवों की भूमि है। अध्यात्म और शांति, अध्यात्म और संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, ये सब यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था सारी यहाँ की बनी रहे। हमारा राज्य 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। हर परिवार से कोई ना कोई सेना में या अर्धसैनिक बलों में यहाँ से काम करता है। कोई बेटी काम करती है, बेटा काम करता है, परिवार का कोई सदस्य काम करता है, चाचा करते हैं, ताऊ करते हैं, मामा करते हैं, भांजे करते हैं, कोई ना कोई सदस्य जरूर काम करता है। तो इस राज्य के अंदर अपना एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून सभी के लिए एक समान हो। इसलिए हमने ये फैसला किया था और ये हमने चुनाव से पहले ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी संकल्प के रूप में कि नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन शपथ ग्रहण लेगी, शपथ ग्रहण लेने के बाद सबसे पहले कोई फैसला करेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएगी। सिविल कोड को लाने के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमने सर्वसम्मति से ये फैसला कर लिया है और इसके लिए हम जो हमारे विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन सभी की कमेटी बना रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, उनके चर्चा कर रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, सभी को उस कमेटी में रखेंगे और वो कमेटी जो ड्राफ्ट बनाएगी उस कमेटी को उत्तराखंड राज्य सबसे पहले लागू करेगा और उत्तराखंड राज्य लागू करेगा। इसके साथ साथ हम देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे वो भी चूंकि एक समान नागरिक संहिता का जो है कानून अपने प्रदेश में लागू करें। अच्छा, पिछले दिनों भी आपकी हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मुलाकात हुई थी, वो भी मतलब बहुत क्यूरियस हैं इसको लागू करने को लेकर और बहुत तैयारी उनकी भी है। कोई कंपटीशन चल रहा है दोनों में कि पहले कौन लागू करे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और वो अपने राज्य में उस राज्य के जो भी अच्छे हो सकता है, राज्य के सर्वांगीण विकास में जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक जो क्वेश्चन उठता है और मुझे लगता है कि ये वाजिब भी है, वो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग राज्य इसको अपने हिसाब से लागू करें, क्या ये फीजिबल रहेगा या फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सेंटर से इसको लागू किया जाए, वो ज़्यादा व्यवहारिक रहता? देखिए, ऐसा है कि हमने अपने राज्य में लागू कर दिया है, हमारे राज्य में जो हमको लगता था कि अच्छा है और सभी राज्य अपने राज्यों के हिसाब से लागू करेंगे उसको। और चूँकि जब एक राज्य के क्रम में यहाँ से शुरू हुआ है तो हमने अपने राज्य के जो हित में देखा कि ये कानून हमारे यहाँ लागू होना चाहिए, इससे सभी को लाभ होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी विशेष वर्ग का हो, सबके लिए एक समान है। उसी प्रकार से सभी राज्यों की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की जनसंख्या की स्थितियां हैं, अन्य स्थितियां हैं, उन स्थितियों के अनुरूप वो लागू करेंगे। अभी चंपावत उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? हालांकि मैं देख रहा था कि मतलब आप रोड शो वगैरह कर रहे हैं और जिस तरह से पब्लिक जुट रही है, लग रहा है समर्थन मिल रहा है खूब। देखिए, वो माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ पूर्णागिरी है, माँ शारदा है, गोलजू की भूमि है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, वहाँ पर रणकोची मैया का स्थान है, हिंगला देवी का स्थान है, सीमांत क्षेत्र है और रीठा साहब है वहाँ पर। तो ऐसे अनेकों स्थान वहाँ पर हैं और उस स्थान पर जाना मैं अपने आप पर देव कृपा से, देव कृपा के बिना संभव नहीं है। देव कृपा के कारण से वहाँ की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं तैयार हूँ मन वचन और कर्म से कि मैं उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा। उस क्षेत्र में जो अच्छा हो सकता है उसको अच्छा करेंगे, चाहे वो आज रोजगार का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या हमारी बहुत सारी सड़कें उस क्षेत्र की अभी मुख्य गांव तक जानी है, छोटे छोटे स्थानों तक जानी है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं,
चाय के बागानों में अपार संभावनाएं हैं। अनेकों अनेकों पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, वो क्षेत्र अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर असीमित संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर काम करेंगे और वो उत्तराखंड के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में, चूँकि वो भारत नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र भी है जी, वो आए, उसके लिए मैं काम करूँगा। चूँकि मैं उस क्षेत्र की देवतुल्य जनता के बीच में जितनी बार भी गया हूँ, उनका मुझे एक अपार स्नेह और आशीर्वाद उस क्षेत्र की जनता ने दिया है। मैं तैयार हूँ उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए। लेकिन प्यार खटीमा से भी बना रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से। खटीमा में मैं पला बड़ा हूँ। चंपावत और खटीमा दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अगल बगल का क्षेत्र है जी। जैसे मेरे लिए खटीमा है वैसे ही चंपावत भी है, जैसा चंपावत है और आगे खटीमा भी उसी तरह रहेगा जी। अच्छा, अभी योगी जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, आपकी मुलाकात भी हुई, अपने घर भी वो गए, लेकिन एक बहुत लंबा मैटर अटका हुआ था परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, लेकिन जब से आप आए हैं वो दिख रहा है सॉल्व होने की दिशा में। आपको लग रहा है कि जो अभी कुछ रह गया है परिसंपत्तियों का बंटवारा, वो भी जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा? देखिए, 21 सालों से जो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा नहीं हो पा रहा था, वो बंटवारा मात्र 20 मिनट में हो गया। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहृदय होकर इस काम को मात्र 20 मिनट में पूरा किया, 20 मिनट में उसका समाधान कर दिया। और केवल कागजों में समाधान नहीं हुआ, ये धरातल पर भी जो है ये काम हमारा शुरू हो गया है। अभी अलकनंदा होटल जो कई वर्षों से उत्तर प्रदेश से संचालित होता था, उसकी हमें चाबी मिल गई है और उत्तर प्रदेश के लिए भागीरथी पर्यटक आवास गृह वहाँ पर बन गया है, उन्होंने उसका संचालन कर दिया है। ऐसे ही चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, वाटर स्पोर्ट्स का हो, वन विकास निगम का है, खाद्य विभाग का है, परिवहन निगम का है, कुछ जमीनों के आवास विकास की जमीनों का मामला है, सारी चीज़ों पर हमारी सहमति बन गई है और सभी जल्दी पूरी हो जाएंगी। आपने सभी सवालों को बड़े बेबाकी से जवाब दिए। मैं अगले सेगमेंट की ओर अब बढ़ रहा हूं अपने, और इस सेगमेंट में जो हमारे न्यूज़ रूम के सहयोगी हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। ITV के न्यूज़ रूम में मैं आपको लिया चलूँगा और वहाँ पर कई सारे सहयोगी हैं जो आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे सवाल करने के लिए बड़े उतावले हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और सीधा न्यूज़ रूम लिए चल रहा हूँ, जहाँ पर न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी अब आगे पुष्कर सिंह धामी जी से सवाल करेंगे। बिल्कुल रोहित, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITV के न्यूज़ रूम के अंदर, जहाँ पर हमारी पूरी एडिटोरियल टीम मौजूद है जो कि CM धामी से सीधे सवाल करना चाहेगी। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ हमारे प्राइम टाइम शो आँख कान खोल के प्रोड्यूसर के पास, हमारे सीनियर कोलीग के पास, आशीष के पास। आशीष, CM धामी से आपका सवाल क्या रहेगा? तुषार, मेरा धामी साहब से ये सवाल रहेगा कि चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, बड़ी ही पवित्र यात्रा है। ऐसे में सरकार, जो आपकी सरकार है, वो कह रही है कि गैर हिंदुओं का सत्यापन होगा। अब इस ऐसे में अगर ये सत्यापन होगा तो क्या आरोप ये लग रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो एक धर्म विशेष के लोगों को इस पवित्र यात्रा में शामिल होने से रोक रही है? नहीं, हमने कभी किसी को हमने रोकने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, मैंने जरूर कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है और बहुत सारे स्थानों से आकर लोग यहाँ पर रहने लगे हैं या कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करने लगे हैं या आकर वो कहीं पर कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगी हुई है, किसी पर रासुका लगी हुई है। ऐसे लोग केवल अपने को बचाने के लिए, अपने को छिपाने के लिए और कानून से बचने के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए ये कोई आरामगाह नहीं है, ये उनके रुकने का स्थान नहीं है। इसलिए हमने ये ड्राइव चलाई है और इस ड्राइव को हम सख्ती से चलाएंगे और ये क्रम हमारा चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, एक और सीनियर कुलीग इस वक्त मेरे साथ एडिटोरियल टीम की तरफ से मौजूद हैं, न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, उदय प्रताप सिंह। मैं उनके पास चलता हूं और उनका सवाल क्या रहेगा CM धामी से, हम उन्हीं से सीधे जानते हैं। CM धामी हमारे साथ लाइव हैं, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? जी तुषार, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ। टूरिज्म की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हाँ, उस पोटेंशियल को आपने टैप भी किया है, मगर कई लोग ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुताबिक उत्तराखंड कहीं पीछे छूट जाता है। मोर टूरिस्ट गो टू हिमाचल प्रदेश एंड नॉट सो मच टू उत्तराखंड।
वो भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है, उत्तराखंड में भी बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए। तो क्या क्या कुछ कर रहे हैं इस पोटेंशियल को और बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग इन दिस डायरेक्शन सर? नहीं, पर्यटन की हमारे यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। देखिए, हमारा राज्य जो है पर्वतों से, नदियों से, जंगलों से, अच्छे अच्छे देव स्थानों से आच्छादित है। तो इन स्थानों पर और अच्छी सुविधाएं हों, पर्यटकों के लिए अच्छे स्थान हो, रुकने के अच्छे स्थान हो, अच्छी सड़कें हों, उस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। और धार्मिक पर्यटन बढ़े, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बाबा केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। एक चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। बाबा बद्रीनाथ जी का भी काम चल रहा है। उनके यहाँ भी जो है लगभग 250 करोड़ की जो योजनाएं हैं उस पर तेज़ी से काम शुरू हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में चाहे आज ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। साथ ही हवाई जो सेवाएं हैं वह भी हमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी से उसमें भी सुविधा हो रही है। हर प्रकार से हमारे यहाँ पर्यटक आए। होम स्टे जैसी योजना जो कि हमारा आजीविका और हमारा एक आधार बनने वाली है, तो उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें अभी लगभग 3600 होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हैं। भविष्य में हमारी कोशिश है कि ये आगे चलकर हज़ारों लाखों में पहुँचे और लोगों को जो है एक आजीविका का एक रास्ता मिले, आजीविका का एक साधन मिले, लोग इसको मुख्य आजीविका के रूप में अपनाएं और हमारी आर्थिकी और आजीविका दोनों का ये आधार बने। ये दो सवाल हमारी तरफ से थे, हमारी एडिटोरियल टीम की तरफ से थे। नाउ ओवर टू यू रोहित। ठीक है धामी जी, न्यूज़ रूम से तो सवाल हमने लिए और न्यूज़ रूम के सवालों का भी आपने जवाब दिया। अब अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये सवाल करने वाले हैं वो जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके स्टेट की जनता, आपके प्रदेश की जनता, वो आपसे अब सवाल करेगी। तो चलिए सीधा देखते हैं जो आपकी पब्लिक है, आपकी जनता है, उनका पहला सवाल क्या है। सीएम सर, मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि जिस तादाद में रोहिंग्याओं की आबादी इस प्रदेश में तादाद बढ़ती जा रही है, तो इस पे आपका क्या विचार है और आप क्या एक्शनेबल लेना चाह रहे हैं? और जिस तरीके से उन्होंने अब सरकारी ज़मीनों में कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो इसमें सरकार क्या कर रही है? नहीं, जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है, हम पहले ही यहाँ पर जो भी संदिग्ध लोग हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर ड्राइव चलाने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हम इसको और सघन रूप से चलाएंगे जिससे कि जो हमारे उत्तराखंड की धर्म है, संस्कृति है, यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ का अध्यात्म है, वो किसी प्रकार से प्रभावित न हो। इसको लेकर हम समान नागरिक संहिता का कानून पहले ही ला रहे हैं, यहाँ पर हम लागू करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इस प्रकार का सघन तलाशी अभियान भी जो है चलाएंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर न रहने पाए, ना ही कोई ऐसी गतिविधियां करने पाए जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। तो रोहिंग्या को लेकर क्या स्टैंड है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, वो इन्होंने क्लियर किया है। अगला सवाल देखते हैं कि जो प्रदेश की जनता है, उत्तराखंड की जनता है, उनका अगला सवाल क्या है अपने मुख्यमंत्री धामी जी से। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये कुछ सवाल है कि हमारे जैसे पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी ही ख़राब स्थिति में है। जैसे कि मैं खुद, मेरा नाम हेमंत बनकोटी है और मैं पिथौरागढ़ ज़िले से हूँ। और अगर हमारे गांव की बात करें आप, अगर और अन्य ज़िलों की और आसपास के गांवों की बात करें, तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था आजकल इतनी सही नहीं है कि तुरंत कोई भी मरीज को इलाज प्रोवाइड करा जाए। बिकॉज़ जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे वहाँ भी अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डायरेक्ट फिर हल्द्वानी रेफ़र करना पड़ता है। बट अगर वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता तो फिर दिल्ली भेजना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी टाइम का वेस्ट होता है और जो मरीज है उसको सही टाइम पे सही इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मेरा क्वेश्चन श्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाने वाली है आने वाले सालों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पूरे देश के लिए चलाई है और उत्तराखंड के अंदर हमने इस योजना को प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की जो व्यवस्था है 1 साल के अंदर, एक तरह से सीधे सीधे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि बीमा का कवर देने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है और अभी तक 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य नीति राज्य के हित में लाई गई है। साथ में 207 प्रकार की जाँचें
निःशुल्क रूप से करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। इसके साथ साथ मिशन खुशियों की सवारी, जो बच्चों के पैदा होने पर उनको घर से ले जाना और लाना, दोनों की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ जो हेली सेवाएं हैं उनको भी हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है। हमारा प्रयास है कि हमारे जो छोटे स्थान हैं, छोटे हमारे CSC हैं, PSC हैं, उन सभी स्थानों पर अच्छी सुविधाएं हों, हमारे चिकित्सक पहुँचें, डॉक्टर पहुँचें, स्टाफ पहुँचे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले जहाँ 1000 के आसपास डॉक्टर होते थे, आज उसमें हमने कई गुना की बढ़ोतरी की है। उसको हमने डबल से भी ज़्यादा किया है। आगे चलकर हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। इस स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने चौथे और इस बातचीत के एक बहुत अहम सेगमेंट की ओर। अहम और इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उन लोगों से जिनको हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ देश के बच्चों की, मैं बात कर रहा हूँ देश के युवाओं की। और इन्हीं युवाओं को ध्यान में रखते हुए ITV ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया है और फर्स्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म के तहत ITV ग्रुप देश भर में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं या फिर शहीदों के बच्चे हैं, उनको टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, ई-लर्निंग किट बांटी जा रही है। और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के साथ कोलैबोरेशन में ये 1 लाख टैबलेट्स हम लोग बांट रहे हैं ITV ग्रुप। और 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों में हमने किया है, आपके राज्य में भी इस इनिशिएटिव की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो हम टैबलेट बच्चों के बीच बांट रहे हैं वो टैबलेट को आप इनॉग्रेट करें। और ये टैबलेट है और ई-लर्निंग टैबलेट है और पूरा फुली लोडेड ये टैबलेट है जो हम बच्चों के बीच बांट रहे हैं। ठीक है, सर, क्योंकि देखिए आज के वक्त में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये टैबलेट जब से कोविड टाइम आए हैं उसके बाद से तो हमने देखा है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो एक इनिशिएटिव है ITV ग्रुप और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का बच्चों को टैबलेट बांटने का, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो कोरोना महामारी आई, इस का महत्व तब हमारे सामने आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा पा रहे थे। इसको लेकर आपने तो बड़ा अच्छा इंडिया न्यूज़ ने और रोटरी क्लब ने सब ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया है, निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या अन्य जो भी आपने इसके अंदर बहुत सारे जो डाटा डाले हैं वो सारे काम आएंगे। हमने भी उत्तराखंड के अंदर ये इनिशिएटिव लिया था और उत्तराखंड के अंदर जो 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, या महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को 2,65,000 बच्चों को हमारी सरकार ने टैबलेट देने का निर्णय लिया था। और केवल निर्णय ही नहीं लिया था, वो हमारा धरातल पर उतर चुका है। इसमें हमने सभी बच्चों के बैंक के खातों में DBT के माध्यम से हमने भी पैसा दे दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके रोटरी क्लब को भी, इंडिया न्यूज़ को भी, कि उन्होंने एक अभियान पूरे देश के अंदर लिया है। निश्चित रूप से ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सर, वही बच्चे जिनको हमने टैबलेट दिए हैं वो बच्चे आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि वो बच्चे ज़रा सवाल लेंगे तो आप उनको, उन बच्चों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्यूरोसिटी है और आप एक यूथ आइकॉन भी हैं इस समय प्रदेश में। तो छोटे छोटे बच्चे हैं हर उम्र के जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, जो उनका सवाल है, उन सवालों को सामने रखा जाए बच्चों के। CM साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ गए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति भी जो है हमारे समाज के साथ, देश के साथ चलने वाली है और इसमें से अच्छे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों से, युवाओं से, नौजवानों से कहूँगा कि वो अभी अपना जो उनका काम है, जो मूल काम है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में है या किसी अन्य काम के क्षेत्र में, तो उस काम को ठीक प्रकार से करना और अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम करना, सबसे अच्छा करना, यह भी मैं कहूँगा कि एक नेतृत्व है। वो उस प्रकार का नेतृत्व देंगे तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में भी आएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग अगर यहाँ भी आएंगे तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसलिए हर क्षेत्र में अपना अच्छा करें
और कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में आना चाहे तो आए। तो राजनीति के रास्ते तो हमेशा से खुले हैं, लेकिन धामी जी ने कहा कि बेस मजबूत होना चाहिए, अपना पढ़ाई लिखाई जो है उसको बहुत मजबूती से आप आगे करें। अगला सवाल क्या है जो बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं? हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं सीएम सर से यह जानना चाहता हूं कि हम जैसे युवाओं के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रही है और रोज़गार की कितनी संभावना है। देखिए, देश के अंदर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो पहली बार स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और उस विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम उत्तराखंड की सरकार चला रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। वो ITI के माध्यम से हो, पॉलिटेक्निक के माध्यम से हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों के माध्यम से हो, प्रशिक्षणों के माध्यम से हो या अलग अलग कैंपों के माध्यम से हो, उसको सबको जो है संचालित किया जा रहा है, उसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है। मैं उत्तरकाशी ज़िले की रहने वाली हूँ। इस समय लॉकडाउन के समय हमें पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ़ हुई थी क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत परेशानी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो अभी हम जो है 6000 गाँवों को जोड़ने वाला भारत नेट को ला रहे हैं और भारत नेट योजना हमारी अंतिम चरण पर है। उसके माध्यम से हमारे दूरस्थ के जो भी गांव हैं उन गांवों को जोड़ेंगे। अभी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर वास्तव में अभी हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। भारत सरकार के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर इंटरनेट की सुविधा हो। जहां पर कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है वहां पर वो कनेक्टिविटी ठीक हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए बताया कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पहाड़ी जो दूरस्थ ज़िले हैं वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा दिक्कत कनेक्टिविटी की नहीं रहेगी, बहुत लंबा इंतजार नहीं पड़ेगा। सर, आपने बच्चों के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक मैसेज आपको बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को पढ़ाई को लेकर। आप एक एक्सपीरियंस शख्स हैं, तो क्या आप टिप्स अपने जो राज्य के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे मैं कहूँगा, उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, आने वाले हमारे भविष्य हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि अपना जो भी काम है उसको पूरे प्राणों प्रण से करना चाहिए। जहाँ पर है वहीं पर रहना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं, मन हमारा कहीं लगा होता है। हमारा जहाँ जो काम हम कर रहे हैं हमारा मन भी वहीं पर होना चाहिए और पूरे मैं कहूँगा एक ध्येय के साथ हमारा काम होना चाहिए कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा करें। और ये पढ़ाई लिखाई और शिक्षा अर्जन ये करने का समय जीवन में बार बार नहीं मिलता है। अगर हम लोगों में से भी कोई सोचे कि अब हम विद्यार्थी बन जाएं तो हम विद्यार्थी नहीं बन सकते। इसलिए आप लोगों के पास जो समय है अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और अपने जो भी हमें कुछ सिखा सकते हैं, जिनसे हम कुछ अर्जन कर सकते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हुए, उनका आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम है हमारा उसको अच्छे से करें, तो निश्चित रूप से भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों के सवालों का जवाब दिया पुष्कर सिंह धामी जी ने और उनको सलाह भी दी कि कैसे व्यवस्थित होकर पढ़ाई करें, एक नियमित होकर पढ़ाई करें और सबसे ज़्यादा फोकस जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में करें। उसके बाद फिर आगे के रास्ते आपके लिए खोलेंगे। लेकिन अगले सेगमेंट की ओर मैं बढ़ रहा हूं और ये है सोशल मीडिया सेगमेंट, क्योंकि सर देखिए सोशल मीडिया आज के वक्त कहते हैं ना कि वो वक्त की ज़रूरत है। और चूँकि मैं जब आपका से बातचीत करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, तो मैंने सोशल मीडिया पर बताया था लोगों को कि मैं आपसे मिल रहा हूँ इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि लोग अपनी परेशानी जो जाहिर करेंगे आपके प्रदेश के लोग, तो वो मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं वही कुछ सवाल आपको लेकर आ रहा हूं। एक भू कानून को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा कि भू कानून की बात आपकी सरकार ने कही थी कि हम एक सशक्त भू कानून लेकर आएंगे, तो कोई समय सीमा तय की गई है? उसको लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं? नहीं, देखिए, भू कानून चूँकि एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत अध्ययन की आवश्यकता है और उस अध्ययन के लिए हमने कमेटी बनाई है। हमारी कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और मैंने पहले ही कहा कि भू कानून को लेकर हमारे यहाँ दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। दोनों का समन्वय करते हुए हमारी कमेटी अध्ययन करेगी, उसका हल निकालेगी, उसको हम लोग लागू करेंगे। अच्छा, एक सवाल
जो है वो बहुत सारे ऐसे आए हैं कि हमारे जो इलाके हमारे की रोड नहीं बनी है, संपर्क मार्ग नहीं बने। बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि 10-10, 15-15 साल स्वीकृत हुए हो गए हैं। एक मैं लिख के भी लाया हूं जो स्पेसिफिक उसमें बताया गया था कि बागेश्वर में बिलौना से शीशा खनी तक मोटर मार्ग है, वो 16 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। और दिक्कत लोगों को ये हो रही है कि कोई बीमार पड़ जाए, किसी की जान चली जाए या शादी ब्याह का मसला हो तो वहाँ से सब डोली में उठा के लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है लोग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने एक में इसको अकोमोडेट करने की कोशिश की है। क्या ऐसे पेंडिंग वर्क को ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जहाँ पर अभी सड़कें जानी हैं। मैं मानता हूँ कि अभी सड़कों की आवश्यकता है, और जब सड़क नहीं जाएगी तो निश्चित रूप से अन्य विकास जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इस स्थान को हो या ऐसे अनेकों स्थान जो हमारे पूरे राज्य के अंदर हैं, हम कोशिश करेंगे एक तय समय सीमा के अंदर इन सभी जगहों पर सड़कें पहुंचे। उसके लिए निश्चित रूप से आगे हम कार्यक्रम बनाने वाले हैं। एक सवाल ये भी आया है, पूछा है कि क्या धामी जी के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? पूरे देश भर में बिजली संकट है लेकिन धामी जी बिजली दे रहे हैं खूब। देखिए, हमारा तो वैसे ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ पर ऊर्जा में और भी हमारी बहुत संभावनाएं हैं, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों क्राइसिस आया था, क्राइसिस में हम लोग भी कुछ दिनों गुजरे थे, लेकिन हमने उसको क्राइसिस का मैनेजमेंट किया है और हम उसको और भी अच्छा करें और कैसे बेहतर करें उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या स्टैंड है आपकी सरकार का? नहीं, देखिए, ये सब चूंकि अध्ययन के विषय हैं, इस पर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। अब अगले राउंड की ओर अपने बढ़ते हैं और ये फाइनल राउंड है हमारे इस इंटरव्यू का और ये है रैपिड फायर राउंड। सर, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा इसमें। जो मैं सवाल पूछूंगा, जो दिल में पहली बात आएगी वो आपको बतानी पड़ेगी। ये रैपिड फायर राउंड है। दरअसल इस रैपिड फायर राउंड के जरिए हम सीएम धामी नहीं, हम पुष्कर सिंह धामी को जानना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल। वो क्या है, हम नहीं, आपके स्टेट की जो जनता है वो इसको जानना चाह रही है। तो एक रैपिड फायर राउंड है। पहला सवाल मेरा ये है कि पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? नहीं, देखिए, तो विधाता ने तय किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे केवल राजनीति में ही आना है। हाँ, ये जरूर सोचा था कि जो भी काम मिलेगा माता पिता से, चूंकि एक अनुशासन, चूंकि एक सैनिक का पुत्र होने के नाते बचपन से जो चीज़ें देशभक्ति की भरी थी, और संजोग से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया और राजनीतिक क्षेत्र में हमने जिस विचारधारा में काम किया वहाँ हमको यही सिखाया गया कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। तो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूँ जिस पार्टी के नेता के रूप में आज विश्वव्यापी नेतृत्व आज हमको नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला हुआ है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने के पीछे कोई मोटिवेशन था आपका या किसी व्यक्ति विशेष से आप मोटिवेटेड थे, प्रभावित थे? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे यहाँ मैं तो कहूँ कि भाई व्यक्ति हमेशा ध्येय के लिए काम करते हैं। तो ध्येय में मैं विद्यार्थी परिषद और संघ की शाखाओं में वहाँ से जो भी हमको संस्कार मिले, जो भी हमको एक सीख मिली, उसी सीखों के आधार पर आगे चलते चले गए और राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। और वहीं से हमको सिखाया गया कि व्यक्ति अंतिम में उसका हित आता है, उससे पहले पार्टी आती है और सबसे ऊपर जो है देश आता है। तो देश के हित में जो पार्टी काम कर रही है, जो विचार काम कर रहा है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में ऐसा कोई अलग से नहीं है कि कोई मेरी विशेष पसंद है। मैंने कभी भी खाने के बारे में अपने लिए कभी भी कोई डिमांड नहीं की है। जो भी खाना मिलता है मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। जो भी अन्न है, सभी अन्न परमात्मा है। अन्न के कारण से हमारा शरीर चलता है, हमें आगे वो होता है जी। तो जो मिला हमने उसको ही हमेशा जो है उसको ही सबसे स्वादिष्ट मान के खा लिया। अच्छा, बच्चों की बात आपने की, लेकिन बहुत एक चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल मैं समझ सकता हूँ कितना बिजी रहता है। बच्चों के साथ मिल पाता है खेलने का टाइम, या कभी घर जाते होंगे तो बच्चे जिद करते हैं कि नहीं पापा टाइम निकालिए हमारे लिए थोड़ा सा? करते हैं, लेकिन जब हम राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, तो हम पूरे प्रदेश की और समाज की एक तरह से मैं कहूँ कि हम प्रतिनिधि भी हैं। हम उनके लिए एक धरोहर भी हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए काम करता है, प्रदेश देश के लिए काम करता है, तो उसके साथ साथ जो उसके परिवार के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होना पड़ता है। तो बच्चे भी होते हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है घर में कि किचन आपने संभाला हो और वाइफ के लिए कभी शेफ बने? नहीं, मैं तो सभी प्रकार का खाना बनाना जानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं छात्रावास में रहा हूँ। ओके। मैं अच्छी रोटी भी पात सकता हूँ, मैं रोटी अच्छी बेलता हूँ, उसको फुला भी सकता हूँ।
खाना कोई भी ऐसा है, कोई खाना ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं सभी खाना बना सकता हूँ। उत्तराखंड में आपकी पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस क्या है? उत्तराखंड पूरा का पूरा जो है अपने आप में जो है पूरा का पूरा कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ देश और दुनिया के लोग ना आना चाहें। हर स्थान को लोग यहाँ पसंद करते हैं। आप सीएम हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं, कभी रास्ते में रुक के वो रोड साइड एक छोटे से होटल्स होते हैं पहाड़ों में, उसमें कभी आलू के गुटके और रायते का लुत्फ उठाया है? हाँ, बहुत जगह गर्म पानी में, चलथी में, आप चलथी जाएंगे, आप कभी पिथौरागढ़ से जब टनकपुर की तरफ आ रहे होंगे, आप उधर अल्मोड़ा की तरफ जब जा रहे होंगे, गर्म पानी में आपको रायता मिलता है, आलू के गुटके मिलते हैं, चना मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ मैं स्वयं रुकता आया हूँ, वहाँ पर बैठा हूँ, मैंने उसको ग्रहण किया है। खेलों में इंटरेस्ट है? कोई फेवरेट स्पोर्ट्स? नहीं, मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता हूँ और अभी तक खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता था, अभी बीच में हाथ में चोट भी लग गई थी, तो इसलिए सभी चीज़ों में ऐसा नहीं। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, सभी खेला है। स्कूल डेज में कैसे स्टूडेंट थे आप? धीर गंभीर शांत जैसे अभी हैं, या फिर कहते हैं ना नॉटी? नहीं, स्कूल के दिनों में हम सबसे आगे रहते थे हर चीज़ में, और अच्छे मैं तैराकी का भी, मैं अच्छा तैराक भी रहा हूँ, क्योंकि मैं शारदा जी के किनारे पला बड़ा हूँ, तो एक दिन में कम से कम 10 बार मैंने शारदा जी को पार किया है। सुबह से लेकर शाम तक जो है 10-12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है लगातार नहाने का और लगातार धूप में बैठने का क्रम चलता था। जैसे जैसे आधे घंटे शारदा जी के अंदर जब ठंडे हो जाते थे, फिर आधे घंटे जो है धूप में बैठते थे, फिर उसके बाद पानी में चले जाते थे, फिर ऐसे ये शाम तक चलता था, कम से कम 5 घंटे। कोई ऐसी मेमोरी स्कूल डेज की जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं, स्कूल डेज में मैं, चूँकि मेरा था कि बचपन से मैंने अनुशासन सीखा था, मेरा घर स्कूल से 7 किलोमीटर दूर है पूरा, और मैंने तय किया था कि ये 7 किलोमीटर की दूरी जो है 7 मिनट में तय करनी है साइकिल से। अच्छा। और मैं इतनी तेज साइकिल चलाता था कि मैं 7 मिनट में तय करता था। ये तो मोटिवेशन है बच्चों के लिए। हाँ। प्रदेश के और देश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक मैसेज? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की जो है जो संभावनाएं हैं वो अनंत तक है, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है, अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। बस उसको स्वयं को जानने की आवश्यकता है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, और जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है ना? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो इस सूत्र को हम सभी को अपनाना चाहिए, और हम सभी इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप में हमें अपनी मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, आपने इतना वक्त दिया और इतनी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। आपने मेरे भी सवालों का जवाब दिया, बच्चों के सवालों का जवाब दिया, प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी मची है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कैश एजेंट